Hi everyone, in Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 10 part 2. So let's begin. See, in this lecture we'll be studying about the theories in the observation of the biological and chronological longevity. So basically the focus will be upon your theories of aging. सो जो नेक्स्ट पार्ट होगा टॉपिक 10 के लिए उसके अंदर हम जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको फिनिश करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर पर्टिकुलरली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी लाइक व्हाट इज़ बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल एज. देन हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है दैट इफेक्ट दी लाइक बायोलॉजिकल एजिंग. देन जो आपका मेन पोर्शन होगा इस लेक्चर का दैट विल बी द थियोरीज ऑफ एजिंग that you can divide under three different headers: biological and psychosocial and developmental. और इसके अंदर जो अलग अलग थ्योरीज आएंगी हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे. देन कुछ वैल्यू एडिशंस होंगे इन बिटवीन दीज लेक्चर्स. इन दैट you will having a case study related to the ageless aging and we will understand what is Hayflick limit as well. Alright, तो शुरू करें. तो सबसे पहले chronological and biological age. So in very simple word, chronological age is the number of years that you have lived in your life. So suppose like you are 24 year, 25, 26, whichever year, that is your chronological age. But your biological and chronological age need not to be like same. Biological age आप उसको कहते हैं like sometimes you must have observed or seen or रेड एनीवेयर कि कुछ लोग होते हैं दैट दे सीम्स लाइक ओल्डर टू देयर ओन एज. वो अपने उम्र से थोड़े ज़्यादा बड़े लगते हैं, राइट. सो दे हैव स्टार्टेड एजिंग. उनकी जो सेल्स है द सेल्स हैव स्टार्टेड एजिंग. सो दिस बायोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज नीड नॉट टू बी सेम. कुछ लोग होते हैं जो अपनी उम्र से छोटे लगते हैं, उनके और भी बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. सो इफ़ यू सी इन डिटेल अगर क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में बात करें तो क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज एज वी सेड कि दोनों सिमिलर होनी ज़रूरी नहीं है. कुछ लोग अपनी उम्र से ज़्यादा लग सकते हैं, कुछ कम लग सकते हैं. और इसके पीछे जो आपके एजिंग रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी होते हैं दैट नीड नॉट टू बी एसोसिएटेड विद सर्टन एज. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि कुछ लोग होते हैं जिनको नी इश्यूज़ हो जाता है, मेटाबॉलिज्म में कुछ इशू होता है, लाइक डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं. So that can happen to somebody who's having certain age, but that's not really very necessary. So that means your chronological age does not necessarily contribute to the aging symptoms that we often see, but your biological age does. अगर आपकी biological age बढ़ेगी then आपको ये सारे symptoms देखने को मिल सकते हैं. So your biological age is being determined by various other factors. कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका डाइट क्या है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं. इनफैक्ट स्लीपिंग इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट वी फॉरगेट. इवन आपका मेंटल हेल्थ भी ये डिफाइन करता है कि आपकी बायोलॉजिकल एज कैसी होगी, राइट. सो दीज आर लाइक सर्टन थिंग्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसके अंदर कोई बहुत डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है. और 3 सिंपल टिप्स फॉर दी हेल्दी एजिंग कैन बी कि आप 3S को अवॉइड करें, दैट इज स्मोकिंग, स्ट्रेस एंड शुगर. बिकॉज ये आपकी प्री मेच्योर एजिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऑफकोर्स देयर आर वेरियस अदर थिंग्स एज वेल. पोल्यूशन भी उनमें से एक होता है, बट ऑफकोर्स दीज आर देयर. नाउ हाउ कैन योर बायोलॉजिकल एज कैन बी डिटरमाइंड, और बेसिकली आपके बायोलॉजिकल या क्रोनोलॉजिकल एज के डिफरेंस को कैसे पता लगाया जा सकता है. तो वन ऑफ द वे कैन बी स्टडिंग दी टेलोमियर्स. अब टेलोमियर्स के बारे में हमने कई बार ही देखा है लाइक व्हाट आर देज. सो ये भी हमें पता है दैट विथ द रिपीटेटिव सेल डिविजन्स एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जहाँ आपका टेलोमियर्स डिग्रेड होता रहता है, मतलब शॉर्टन होता रहता है. और एक टाइम पे ऐसा भी आता है लाइक इट डीजनरेट इंटायरली. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर क्रोमोसोम्स बिकम्स वेरी वर्नरेबल टू दी डैमेजेस, राइट. एंड दैट इज़ वॉट लाइक जो एंड हो जाता है ऑफ द सेल डिविजन प्रोसेस दैट यू कॉल दी सेनेसेंट सेल, जहाँ पे वो फर्दर आगे कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता. तो धीरे धीरे आपका सेल्स डिग्रेड होता रहता है एंड लाइक अल्टीमेटली the person dies, right. So this telomere, like after studying कि कितना degradation हुआ है, because the doctors must be knowing or the researchers must be knowing like at what age, like what kind, like how much of the degradation in the telomere that they can expect. So once they study it, they will be able to find it out कि okay, this is the chronological age of the person and this much is the degradation that happened in the telomeres. So that means अगर degradation जितना होना चाहिए उस एज ग्रुप के हिसाब से अगर उतना ही है तो दैट मीन्स द पर्सन इज एजिंग लाइक नॉर्मली. और अगर डिग्रेडेशन ज़्यादा दिखेगा तो दैट मीन्स कि उसकी जो बायोलॉजिकल एज है दैट इज़
more than the person's chronological age. So these are like certain assumptions that is done and accordingly आपकी age determine की जा सकती है, biological age basically. दूसरा तरीका है of the DNA methylation. See DNA methylation हमने जब epigenetics पढ़ा था, that point of time we studied this in detail. बस अभी I'll not go into detail but I'll take you through a recap कि ये होता क्या, आपके जो chromosomes होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर देयर इज़ अ डीएनए मिथाइलेशन, बेसिकली जो मिथाइल ग्रुप होता है वो अटैच्ड हो जाता है एंड इट डिसाइड्स कि आपका सेल ऑन होगा या ऑफ होगा. दैट मीन्स कि जीन खुद को एक्सप्रेस किस तरीके से करेगी ये आपके डीएनए मिथाइलेशन हैंडल कर सकते हैं. दे आर लाइक केपेबल ऑफ डूइंग दिस. देन अब आप ये पूछेंगे लाइक ओके वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डीएनए मिथाइलेशन बट हाउ इट कैन हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द बायोलॉजिकल एज. तो सी बेसिकली ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है एज वी आर लाइक सेइंग, बट देयर आर वेरियस रिसर्च दैट हैज बीन डन दैट प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंसेस ऑफ द डीएनए मिथाइलेशन अल्टरेशन इन एजिंग एंड एज रिलेटेड डिजीजेस. And it is currently well established that the DNA methylation biomarkers can determine the biological age of any tissues across the entire human span. So आपको बेसिकली बस इतना याद रखना है कि डीएनए मिथाइलेशन से आप बायोलॉजिकल एज पता कर सकते हो बिकॉज इट एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल मार्कर कि आपके जो सर्टन जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से एज कर रहे हैं या आपको कोई एज रिलेटेड इश्यूज़ है वो कई सारी चीज़ें आपकी इपोजेनेटिक्स के हेल्प से डिसाइड होती है, राइट. तो इट इज़ इन इट्सेल्फ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू अंडरस्टैंड. सो उतना हम डीप में नहीं जाएंगे बट यू कैन डेफिनेटली कोट दीज स्टडीज़ एंड देयर इज़ अनदर स्टडी बीइंग डन ऑन द डीएनए मिथाइलेशन. तो इनमें ये देखा गया इट वाज डन अपॉन लाइक 8,000 सैम्पल्स जिसके अंदर 51 डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल्स को यूज़ किया गया था. तो इसमें ये देखा लाइक मोस्ट ऑफ द सेल्स के जो क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एजेस थे दे वॉज काइंड ऑफ इन सिमिलर, बट कुछ ऐसे सेल्स भी थे जिनकी जो बायोलॉजिकल एज थी दैट वाज मोर देन द क्रोनोलॉजिकल एज. एंड लाइक विच आर दोज? Supposedly your breast tissues, it's somewhat the oldest tissue in the body. So this was being one of the findings in the DNA methylation studies. तो ये सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हो. नाउ स्केलेटन असेसमेंट भी किया जा सकता है. सो स्केलेटन असेसमेंट भी बोलते हैं, कई बार इसको बोन टेस्ट भी करा जाता है एंड इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट कि बोन कितना मैच्योर हुआ है. अगेन इसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि किस टाइम पे एट सर्टन एज किस तरीके के डेवलपमेंट्स होते हैं और बोन्स के भी बहुत अलग अलग आपके रीजन्स होते हैं और उन रीजन्स के आधार पे भी लाइक यू कैन सी इपीफाइसिस होता है, फाइसिस होते हैं, बहुत अलग अलग रीजन्स होते हैं बट वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल बिकॉज वो आपको पूरा का पूरा स्केलेटन और हैंड बोन्स इन सब की बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. बस आप इतना जान लीजिए कि स्केलेटन असेसमेंट से भी आप यूज़ कर सकते हो और ये कैसे किया जा सकता है यूजिंग दी रोटियोजेनोग्राफिक स्टडी दैट इज़ योर एक्सरे बेसिकली, अगर सिंपल सेंटेंस वर्ड्स में आप बोले तो इसको करके पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअली में आपकी जो बोन्स है वो कितनी डेवलप करी है, कैसी डेवलप करी है. ऑल्सो इट कैन टेल लाइक मोर अबाउट कि आपकी मेचोरिटी, लाइक बच्चों के लिए जनरली बोन एज डिटर्मिनेशन और स्केलेटन असेसमेंट ये सारी चीज़ें की जाती है टू फाइंड आउट कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ सही है नहीं सही है. तो ये सारी चीज़ें भी पता लगाने के लिए इन टाइप के असेसमेंट्स का यूज़ किया जाता है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी कि न्यू बॉर्न के हैंड्स का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा एंड देन 3 मंथ में कैसा दिखेगा एंड सिमिलरली हाउ द पर्सन व्हेन इट ग्रोज ओल्डर एंड ओल्डर तो आपको कैसे कैसे अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे. क्योंकि अब एक जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है फ्रॉम दी लाइक स्केलेटन और दी हैंड्स ऑफ एज्ड वन और चाइल्ड कि चाइल्ड के हाथ जो होते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट. और वहीं जो आपके एडल्ट होते हैं उनके हाथ काफ़ी आपको ब्रिटल दिखेंगे, मतलब इफ़ यू ट्राई टू बेंड देम तो वो अगर आप ज़्यादा बेंड करोगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टूट सकते हैं जल्दी इन कंपेयर टू द चाइल्ड हैंड. और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है दैट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड अंडर दिस, राइट. फैक्टर्स दैट कैन डिटरमाइन योर बायोलॉजिकल एज, ऑफ कोर्स हमने भी ब्रीफली देखा है दैट योर लाइफ स्टाइल, द काइंड ऑफ इन फूड, डाइटरी हैबिट, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बायोलॉजिकल एज को डिटरमाइन करती हैं. सो अगर आप लाइफ स्टाइल की बात करें, सो इफ़ यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज़ आलोक नाथ एंड दिस इज़ अनिल कपूर. सो बोथ ऑफ देम आर हैविंग लाइक सिमिलर एज बट इवन दो आपको इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा. द रीज़न बीइंग ऑफ कोर्स देयर लाइफ स्टाइल, देयर डाइटरी हैबिट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक इवन जेनेटिक्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो ऑन द लाइफ स्टाइल. स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न कैसी है,
ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इवन लाइक आपका मेंटल हेल्थ कैसा है इसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं. एंड देयर वर वेरियस स्टडीज डन अपॉन दी आइडेंटिकल ट्विंस. सो एज यू कैन सी दीज आर द आइडेंटिकल ट्विंस. और इन पे स्टडी करके ये देखा गया कि लाइक हाउ दी स्मोकिंग इम्पैक्ट दी बायोलॉजिकल एज. So as you can see, this person is a smoker and this is a non-smoker, and you can actually observe some kind of changes in their facial or the morphological features, right? So that is how the lifestyle can impact your biological age. Then heredity भी impact डालती है आपके biological age के अंदर, and how it does. तो हम इसको एक case study की help से समझेंगे, so that will help you in understanding it better. So if you can see, the genetic predisposition or the vulnerability are the another major factor responsible for influencing your biological age, and your gene pool contribute to increased biological age that has nothing to do with the lifestyle and habit, just as the way the specific disease run in a family longevity also does. And if a person has a family member who has lived longer than 96 years, chances are that the person will also lead a longer life, even if his or her lifestyle pattern are less than the healthy. सो हियर इट इज़ सेइंग कि बायोलॉजिकल एज की अगर आप बात करें तो इसको अब हम हेरिडिटी में एक अलग एंगल से ये देख सकते हैं कि एक तो हमने बात कर ली कि हाउ दी फीचर्स लुक्स लाइक, कि आपके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो कैसे देखेंगे, बट हमने ये भी देखा है दैट बायोलॉजिकल एज आपकी एजिंग रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं, आपकी पूरी की पूरी बॉडी कैसे एज कर रही है, ये सारी चीज़ें भी डिफाइन करती है, राइट? सो हेरिडिटी अगर आपकी ऐसी है दैट आपका जीन पूल ही इस तरीके का है कि आपके फैमिली में सभी लोग like they are living 100+ years, so there are chances कि आप भी उसी टाइप का लाइफ at least in terms of longevity जिएंगे. बट चाहे आपकी लाइफ स्टाइल वैसी हो या ना हो, बट ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो रोल प्लेन करते हैं. मतलब आपकी फैमिली में माना लोग 100+ ईयर्स जी रहे हैं, बट आपकी लाइफ स्टाइल बेहद ही गंदी है, तब शायद आप उतना लंबा ना जी पाओ. बट लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपन्स कि ये सारी चीज़ें जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती हैं. देन हैबिटेट और जोग्राफिकल नेटिविटी, ये भी काफ़ी कुछ डिफाइन करता है कि आपकी बायोलॉजिकल एज किस तरीके की होगी. बिकॉज ऑफकोर्स आपकी जो जोग्राफिकल और हैबिटेट लोकेशंस है, ये आप भी काफ़ी ज़्यादा असर डालती है इन टर्म्स ऑफ द पोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड इन टर्म्स ऑफ द फूड अवेलेबिलिटीज़. तो अल्टीमेटली ये सारा इम्पैक्ट तो होता ही होता है. कल्चर का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप कल्चरली किस तरीके से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, तो वो आपके बॉडी पे क्या असर डालेगी, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली बायोलॉजिकल एजिंग तो तभी होती है ना जब कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनली इन टर्म्स ऑफ हेरिडिटी अपना रोल प्ले करते हैं, राइट? सो हियर यू कैन सी कि ओवरऑल अगर आप बात करना चाहें कि जो एज रिलेटेड डिजीजेस होते हैं या बायोलॉजिकल एजिंग होती है इन टर्म्स ऑफ लाइक द नेगेटिव कॉनोटेशन अगर आप बात करें, तो इन्वायरमेंट का इसमें 75% तक रोल हो सकता है, और आपकी जीन्स 25% रोल प्ले कर सकती है, ठीक है? यानी कि इन्वायरमेंटल आप किस तरीके से आपकी हैबिट्स है क्या है, वो ये डिफाइन कर सकता है कि आप एज रिलेटेड या कोई भी अदर डिजीज़ के कितने ज़्यादा शिकार होने के चांसेस हैं. तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट द जीन्स, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द इन्वायरमेंट, इट्स kind of a mix of it. And when it says 75 and 25, it is like a kind of an approximate telling you. ऐसा नहीं है कि exactly ये measurement करके ऐसा बताया गया है, ठीक है? This is a case study about the ageless aging, जिसको आप बोल सकते हैं, done by the Harvard University, that is called as the multi-decade ethnicity. So if you have seen the American web series Friends, तो this is the Jennifer Aniston. तो आप इनको देख सकते हैं during 1996 how she was looking during 2006, 2016, and there are like various other celebrities, not just her. There are various celebrities जिनको कहा जाता है that they are not at all aging. मतलब उनकी क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ रही है बट दे आर नॉट एजिंग. सो व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड इट? तो एक स्टडी जो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने करी थी, सो दे ट्राई एंड फाइंड इट आउट कि व्हाट कैन बी द बायोलॉजिकल कॉमनैलिटीज अमंग्स द वुमेन हु लुक यंगर देन देयर एक्चुअल एज. तो इन्होंने कुछ सैम्पल्स लिए एंड दे एक्चुअली कंडक्टेड दिस स्टडी अपॉन 231 women जो कि अपने 20s और 70s के बीच के एज ग्रुप की थी, और अलग अलग एथनिक ग्रुप के भी थे, लाइक दे वर कॉकशियन, दे वर अफ्रीकन, हिस्पैनिक, एशियन. तो इन सारे ग्रुप ऑफ वुमेन हु आर एजिंग फ्रॉम 20 to 70 ईयर्स, 231 वुमेन, उनके ऊपर ये स्टडी की गई लाइक फॉर अ मैटर ऑफ टाइम. एंड क्या टेक्निक यूज़ की गई थी? तो 3D इमेजिंग, हार्मोन मैपिंग, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई थी. तो फाइंडिंग्स क्या निकला इसके अंदर? बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड मोर अपॉन दैट, राइट? सो इसके अंदर ये फाइंड आउट किया गया कि जो मोस्ट ऑफ द वुमेन है जिनको आप कहते हो एजलेस, या जिनकी एज आपको लगता है कि बढ़ी नहीं रही है, दे आर स्टिल द सेम,
ऑल्सो एक और पॉइंट ये भी ध्यान में रखा गया दैट दे हैवंट गॉन थ्रू द कॉस्मेटिक प्रोसीजर, बिकॉज आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर से भी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब देर आर लाइक वेरियस पॉसिबिलिटीज दैट कैन बी catered towards this cosmetic surgery. But इन्होंने जो सैम्पल्स जिन पर स्टडी करी थी, they were not have gone through the cosmetic procedures, और उनके अंदर इन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी. क्या सिमिलैरिटीज़ देखी? तो इन्होंने कुछ एनालिसिस किए थे दैट यू कॉल एज द बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस ऑफ द 20,000 जीन्स, और इन 20,000 जीन्स को स्टडी करके इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे स्किन फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि आपको इन विमेन के अंदर देखने को मिलेंगे दैट यू कॉल एज दे आर द एजलेस एजिंग, ठीक है, एंड दे आर नोन एज द एक्सेप्शनल स्किन एजर्स, एंड इट comprises of 2,000 genes. That means कि there are almost 2,000 genes that is responsible for all such ageless aging, and they are responsible for a range of biochemical pathways including those involved in cellular energy production, cell junction, adhesion process, skin and moisture barrier, DNA repair replication, and antioxidant production. सो अगेन यू कैन गो बैक टू दी लाइक TV कमर्शियल्स जिसके अंदर ये एंटी एजिंग वाली क्रीम्स और इन सब के बारे में दिखाते हैं. तो बेसिकली आपने उसमें सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट, देन रेटिनॉल एंड ये सारी चीज़ें, स्किन मॉइस्चर मेंटेन करना, these are the things if you like maintain them then your skin will keep on glowing, it will look younger for more number of time. तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, और आप अपनी स्किन को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द UV रेज एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये सारी चीज़ों के होने के लिए भी नेचुरली भी आपकी बॉडी कुछ प्रोसेस करती है दैट यू कॉल एज द बायोकेमिकल पाथवेज, राइट, कि आपकी बॉडी किस तरीके से स्किन का मॉइस्चर रिटेन कर रही है, किस तरह से एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन कर रही है. तो पाया गया कि ये जो 20,000 जीन्स है, ये जो सारी चीज़ें हैं विच यू कंसीडर टू बी लाइक गुड फॉर दी स्किन, वो अच्छे से मेंटेन कर पा रही है. एंड दिस gene you basically call the Methuselah's gene, and this was found in 1/5 of the black American and in only 1 in 10 white American, and is responsible for the skin repair from the free radical, sunlight and other environmental factors. Because जब आप free radicals देखेंगे, free radical theory देखेंगे, that is also responsible for aging. ये जो radicals होते हैं, free radicals होते हैं, ये आपके skin को damage कर सकते हैं, और damage होगी तो ultimately your skin will look aged, right? सो ये सारी चीज़ें पता लगाई गई. और एक और चीज़ ये भी देखा गया कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज जीन्स एंड एवरीथिंग, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, लाइफस्टाइल चॉइसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें, स्किन केयर हैबिट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजलेस एजिंग. और ऐसा नहीं है कि ये जो भी आप मेथुसेलाह जीन की बात करते हैं, ये आपके बस इन्हीं वुमेन्स में आपको देखने को मिली. दे कैन बी फाउंड इन लाइक ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ अस, बट द पॉइंट इज़ कि आप किस तरीके से अपने स्किन का ख्याल रख रहे हो, सो दैट these genes can also contribute to it, right? So that is the thing, and the study also discovered exactly how the women's skin ages by a decade. यानी कि स्किन एजिंग किस तरीके से होती है, लाइक इन जनरल और द आइडियल सर्कमस्टांसेस, दैट इज ऑल्सो गिवन, लाइक समबडी हु इज इंटरेस्टेड कैन सी. बट ये हमारे इस स्टडी से उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है. इट वॉज देयर, सो आई थॉट लाइक लेट्स इंक्लूड इट, ठीक है. बट हाँ, एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि सेल्यूलर सेनेसेंस आपके 40s तक आते आते इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और कैसे स्किन बायो एनर्जी, एंटीऑक्सीडेंट रिस्पॉन्स किस तरीके से कब कहाँ डिक्लाइन होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन डेफिनेटली राइट और यूज इन टर्म्स ऑफ लाइक केस स्टडीज, राइट. अब हम बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ एजिंग की, बिकॉज ये हमारे लेक्चर का मेन फोकस एरिया है. और थ्योरीज ऑफ एजिंग, एज आई टोल्ड यू, कि आप इसको बेसिकली 3 हेडर्स में डिवाइड कर सकते हैं. your biological theories, your psychosocial theories and your developmental theories. The biological theory basically आपके जो physical या biological changes है उनसे related जितने भी theories है of the aging उनको cater करती है. और इनमें भी अलग अलग categories है, और इसके अंदर पहली कैटेगरी है आपकी द प्रोग्राम थ्योरी, और प्रोग्राम थ्योरी के अंदर भी कुछ सब थ्योरीज हैं. सो प्रोग्राम थ्योरी और द बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी, इसका ये कहना है कि एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन प्री डिफाइंड लाइक बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि पहले से ही सिंस द कंसेप्शन, जब से बच्चे का जन्म मतलब कंसेप्शन होता है इन द मदर्स वूम, फ्रॉम देन इटसेल्फ ये स्पेसिफाई हो जाता है कि आपका सेल कितने सेल डिविजन्स करेगा. एंड वी ऑल नो कि सेल जब डिवाइड करता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टॉप्स डिवाइडिंग, और धीरे धीरे फिर आप द पर्सन डाइज, राइट. सो दैट इज द सेल डिविजन प्रोसेस. और ये बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी कह रही है पहले से ही प्रीडिफाइंड होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है. और बहुत सारे अलग अलग जो फैक्टर्स हैं आप देखेंगे कि पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के लिए इट कैन हैव अ ट्रेंड और फॉलो सर्टेन बैंडविड्थ, लेकिन ऐसा नहीं है कि दैट
एट सर्टन एज ऑफ 45 यू विल सी कि मेनोपॉज हो जा रहा है, या एट सर्टन एज ऑफ 35 आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एट्रोफी ऑफ थाइमस। एट्रोफी ऑफ थाइमस बेसिकली जहाँ पे भी आप डीजेनरेशन की बात करते हैं, जैसे हमने बात करी थी मसल वेस्टिंग की, सो मसल वेस्टिंग इज ऑल्सो लाइक द एट्रोफी ऑफ मसल्स। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इट कैन हैपन टू एनीबडी, बट एक सर्टन एज के बाद ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, बट ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक एज लाइक एट द एज ऑफ 37 आपको ये देखने को मिलेगा, एट द एज ऑफ 40 ये देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ लाइक वेरी यूनिक इन इटसेल्फ, राइट। और इसी प्रोग्राम थ्योरीज के आपके और भी कुछ सब थ्योरीज है, लाइक योर प्रोग्राम लॉन्जेविटी थ्योरी। अब ये लॉन्जेविटी थ्योरी क्या कहती है कि जो एजिंग एंड डेथ है दे आर द नेसेसरी पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन बट नॉट बायोलॉजी, एंड इफ द स्पीसीज डिड नॉट हैव द जेनेटिक कैपेसिटी फॉर एजिंग एंड डेथ देन इट वुड नॉट बी फोर्स टू रेप्लिकेट और सर्वाइव। मतलब इनका कहना है कि इट इज़ द प्री डिफाइंड थिंग कि आपकी एजिंग और डेथ होगी ही होगी, और ये इसलिए होगी ताकि एक जो इंडिविजुअल हो वो रेप्लिकेट कर सके, बिकॉज अनटिल अनलेस योर सेल विल नॉट डिवाइड इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, राइट। बिकॉज सेल डिविजन एक कोर प्रोसेस है दैट हेल्प्स अस इन आवर सर्वाइवल। सेल डिविजन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। देन द एंडोक्राइन थ्योरी। एंडोक्राइन थ्योरी क्या कहती है, जो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक्स है वो आपके हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, यानी कि योर हार्मोन विल डिसाइड योर पेस ऑफ एजिंग, एंड दैट्स वेरी ट्रू इटसेल्फ। हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि हार्मोनल एजिंग में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, सो दैट्स लाइक वेल अंडरस्टूड। देन योर इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है, सिंस द नेम इटसेल्फ हैज इम्यूनिटी इन इट, तो जाहिर सी बात है ये कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड ही होगा। तो इसका ये कहना है कि आपकी इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम इज प्रोग्राम टू डिक्लाइन ओवर अ टाइम लीडिंग टू एन इंक्रीज वर्नेबिलिटी टू इन्फेक्शियस डिजीज एंड दस एजिंग एंड डेथ। आपने ये देखा होगा लाइक इन केस ऑफ कोविड-19 जो ओल्डर एज पीपल थे दे वेर फर्स्ट प्रायोरिटाइज्ड व्हाइल गिविंग वैक्सीनेशन। व्हाई? बिकॉज दे आर कंसीडर्ड टू बी वर्नरेबल टू दी कोविड-19। एंड वाई दिस इज सो? बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई होती है, विद द टाइम उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, एंड दैट इज वॉट की इम्यूनोलॉजिकल थ्योरीज भी यही चीज़ को स्टेट करें, दैट यू कैन से लाइक that gives the explanation why the older age people were prioritized for the vaccination. Then आपका दूसरा है under the biological theory mitochondrial decline theory. अब mitochondrial decline theory क्या कहता है, तो सी टू अंडरस्टैंड दिस हमें माइटोकॉन्ड्रिया का एक बेसिक जो पर्पस है वो पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमने बचपन में पढ़ा था इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल फाउंड इन एवरी सेल ऑफ एवरी ऑर्गन्स, राइट। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझे कि देयर इज़ अ करेंसी एक्सचेंज ऑफिस। अगर आपको आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हो लाइक टू सम फॉरेन कंट्री, है मान लीजिए आप यूएस जाना चाहते हो, सो यू वांटेड टू गेट योर करेंसी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आप जाके उसको कन्वर्ट कराएंगे इन दी डॉलर्स, राइट, सो दैट यू कैन यूज इट व्हाइल यू आर इन द यूएस। सो दैट इज़ वॉट हैपनिंग विद दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक फॉरेक्स एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है। तो आपकी बॉडी जो भी फूड और उससे जो एनर्जी आती है उसको एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर दी वेरियस ऑर्गेनल फंक्शंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एज अ फॉरेक्स रिजर्व वो फूड एनर्जी को कन्वर्ट करती है टू दी एटीपी, सो दैट आपके जो अदर ऑर्गेनल्स हैं उन वो एनर्जी यूटिलाइज कर सके, बिकॉज दे कैन यूटिलाइज ओनली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द फूड एनर्जी दैट यू लाइक ईट एंड द वे इट इज प्रोड्यूस्ड, राइट। सो ये इसका प्रॉपर काम होता है। अब आप मान लीजिए कि एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, सो इफ द एनर्जी इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड देन अल्टीमेटली जो आपके वेरियस अदर ऑर्गेनल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाट दिस माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन थ्योरीज इज ऑल अबाउट, कि धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डाइफंक्शनल हो जाती है, और डाइफंक्शनल होने की वजह से आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो चलता रहता है, राइट। देन दी रन आउट ऑफ प्रोग्राम थ्योरी। अब ये रन आउट ऑफ प्रोग्राम थ्योरी क्या कहती है कि हर एक पर्सन के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल होता है दैट विल रन out over time, and all the events are specifically programmed into the genome and are sequentially activated, and after maturation genes have been activated, there are no more programs to be played, and as the cell ages there may be a chance of inactivation of genes that cannot be turned on. So basically ये again ये biological clock की तरह है, but थोड़ा इसमें ये कहना है कि पहले से जो आपके जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल की भी बेसिकली बात कर रही है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल भी है वो भी लिमिटेड ही है, सो इफ द वे दे आर बीइंग यूज्ड द वे यू आर बीइंग एजिंग, राइट। और इनके अंदर भी आपको अलग अलग सब थ्योरीज देखने को मिलेंगी लाइक रेट ऑफ लिविंग थ्योरी। सो इसके अंदर ये बताया जाता है कि फास्टर द ऑर्गेनिज्म यूजेस द शॉर्टर इट लिव्स,
फास्टर द ऑर्गेनिज्म यूजेस ऑक्सीजन द शॉर्टर इट लिव्स, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही है जो आपकी बॉडी प्रोसेस कर सकती है. अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस करवाएंगे तो इट्स समथिंग लाइक कि आपके पास 1-2 लीटर की पानी की बॉटल है, एंड इट्स अप टू यू दैट हाउ डू यू वांट टू यूटिलाइज दैट वाटर. आप चाहो तो उस 2 लीटर के पानी के बॉटल को आप 2 दिन भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप उसको 1 दिन में ही ख़त्म कर दो, बट जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड रहेगी. आप 2 लीटर से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते until unless you do not replenish it, right? Then next is your cross-linking theory. So cross-linking theory, it's kind of a very interesting one, and you can even relate to it. So ये कहती है कि जो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, जब प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशंस होता है, दैट मीन्स व्हेन योर protein in the body combines with the glucose in the body in the presence of oxygen. So ये जब ग्लूकोज से कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस टाइम पे क्या होता है, दिस प्रोटीन बिकम्स काइंड ऑफ एन नॉट सो फीजिबल इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी. यानी कि ये ग्लूकोज इस प्रोटीन को बाइंड कर देता है, और ये प्रोटीन की जो फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो अच्छे से हो नहीं पाती. और ये चीज़ें कब होती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो दैट यू कॉल एज द क्रॉस लिंकेजेस. आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल वर्ड्स टू यू सो दैट आपको याद रहे. तो अब जब ये प्रोटीन इनके साथ बाइंड हो जाएगी और ये अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, देन व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, जो आपके सेल्स और टिश्यूज़ है, दे विल स्टार्ट डैमेजिंग, राइट? और उनमें ज़्यादातर एक जो बहुत कॉमन सिम्टम है और जो कॉमन फिनोमेना है जो देखा जाता है आफ्टर दिस ग्लाइकोसाइलेशन इज़ द येलोनेश ऑफ द स्किन. द स्किन स्टार्टेड टर्निंग येलो, wrinkled, इस टाइप के स्किन आपको देखने को मिलेंगे. एंड दैट यू कैन रिलेट विद द एग्जाम्पल ऑफ एन एप्पल इटसेल्फ. आप कभी एप्पल को कट करके, बीच से कट करके आप थोड़ी देर हवा में छोड़ दो, सो यू विल ऑब्जर्व कि इट स्टार्टेड टर्निंग इनटू ब्राउनिश येलोइश, आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट? सो अब एप्पल विच इज़ ऑलरेडी रिच इन दी ग्लूकोज, एप्पल में ग्लूकोज होता है, राइट? और ग्लूकोज होता है और हवा में ऑक्सीजन होता है. एंड व्हेन दिस ग्लाइकोसाइलेशन, और प्रोटीन भी होता है कहीं ना कहीं. सो अब जब ये आपको प्रोटीन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, सो दैट मीन्स कि इट इज़ शोइंग सम काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल. ठीक है. दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग जिनको डायबिटीज़ होती है, सो उनके केस में देयर लाइक जो इंजरीज हो जाती हैं, इट टेक्स टाइम टू रिपेयर, राइट? और दूसरा ये भी बोला जाता है, लाइक फॉर द डाइटिशियन एंड एनीबडी, इफ यू विल कंसल्ट देम, तो दे विल टेल यू कि यू शुड कट डाउन द शुगर इनटेक इन योर डाइट, सो दैट कि आपकी स्किन यूथफुल रहेगी, आप हेल्दी रहोगे, आपकी एजिंग जल्दी नहीं होगी. ये सारी चीज़ें कहते हैं. सो वाई दिस इज सो, अगेन इसके पीछे यही साइंटिफिक रीजन है कि आप जितना ज़्यादा आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज होगा, उतना ज़्यादा वो ग्लूकोज प्रोटीन के साथ जाके कंबाइन करेगा एंड ग्लाइकोसाइलेशन होगा. और जितना ज़्यादा ग्लाइकोसाइलेशन होगा, उतना ज़्यादा सेल डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट? और दैट इज़ लाइक वन ऑफ द रीज़न कि आपको डायबिटीज़ लोगों में तो अल्टीमेटली ये दिखेगा. और इवन लाइक जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइकेमिक इंडेक्स आपने सुना होगा, जो जिस फूड में ग्लाइकेमिक ज़्यादा होता है, हायर ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाले जो फूड होते हैं, उनका भी इंटेक कहा जाता है कि स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है उनको कम लेना चाहिए. और इवन लाइक इन फॉर हेल्दी केस सिनेरियो, अगर आप चाहो, आपको अपनी जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो हेल्दी रखनी है, आपको अपनी एजिंग स्लो करनी है, तो ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती है. तो दैट इज़ लाइक अबाउट द क्रॉस लिंकिंग. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, और ये पूरी की पूरी जो भी थ्योरी है जो मैंने आपको बताया है, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर मॉलिक्यूलर थ्योरी. इसके अंदर आपके एरर थ्योरी आएंगे, इसके अंदर आपके सोमैटिक म्यूटेशन थ्योरीज आएंगे. बट लाइक आई विल शो यू एट दी एंड कि कहीं ना कहीं आपको ब्रॉडर 2 ही कैटेगरीज मिलेंगी, वेयर इट इज़ योर एरर थ्योरी एंड योर प्रोग्राम थ्योरी. प्रोग्राम थ्योरी तो हमने देख लिया, एंड देन एरर थ्योरी और उसके अंदर है, बट इट डिपेंड्स कि अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको अलग अलग देखने को मिलेगी. बट आवर कंसर्न शुड बी टू लर्न अबाउट दी थ्योरीज. ठीक है, आप चाहे तो सिंपली उसको थ्योरीज भी लिख सकते हैं, ऊपर कोई ब्रॉडर हेडिंग ना डाल के. सो एरर थ्योरी की अगर बात करें, सो एरर थ्योरी इज़ अबाउट जो आपके डीएनएज होते हैं, जो आरएनएज होते हैं, जब कभी भी डीएनएज का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी है फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन, अगर उस टाइम पे किसी भी तरीके की माल फंक्शनिंग होती है, उसके वजह से 2 चेंजेस आ सकते हैं, दैट यू रेफर्ड अंडर द एरर थ्योरी.
Now another one is your somatic mutation theory. So of course यानी कि आपके somatic cells में जो कोई भी mutations हो रहे हैं, उन mutations के वजह से जो changes आ रहे हैं, that also might result in some kind of an abnormalities. और उस abnormalities की वजह से जो normal body functioning है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, and then it may lead to aging ultimately, right? सो ये क्या क्या तरीके हो सकते हैं ऑफ द सोमैटिक म्यूटेशंस? एक्सपोजर टू द एक्सरे रेडिएशंस, केमिकल इंड्यूस्ड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, ये सारी चीज़ें हो सकती है. दैट यू कैन सी कि डीएनए का डैमेज होगा. अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, लाइक इट कैन बी एक्सोजेनस ऑल्सो, इट कैन बी एंडोजेनस ऑल्सो. और आपके इंटरनल बॉडी पहले से ही कोई डिजीज़ है उसकी वजह से, जैसे कैंसर की वजह से भी अलग अलग डैमेजेस हो सकते हैं, म्यूटेशंस हो सकते हैं. सो अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स विल रिजल्ट इन व्हाट इज योर एजिंग. नेक्स्ट इज योर सेल्यूलर थ्योरी. इसके अंदर फ्री रेडिकल थ्योरी. सो फ्री रेडिकल थ्योरी इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज. सो इन केस अगर एग्जामिनेशन में आपको बस ये पूछा जाता है दैट राइट अबाउट द थ्योरीज ऑफ एजिंग, देन डू प्रेफर कि आप फ्री रेडिकल थ्योरी उसमें मेंशन करें. देन प्रोग्राम थ्योरी के अंदर जो सारी चीज़ें हैं आप वो ज़रूर से मेंशन करें, बिकॉज दीज लाइक आर लाइक काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरीज इन इटसेल्फ. क्रॉस लिंकेज वाली जो थ्योरी है उसको भी ज़रूर मेंशन करें. सो अगर इसकी ओवरव्यू की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया किसने था? इट वॉज गिवन बाय डेनहम हार्मन MD एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का इन 1956. सो लाइक क्वाइट न्यू इन टर्म्स ऑफ कंपेयर टू द अदर थियोरीज. अब ये थ्योरी कहती क्या है? तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं एनवायरनमेंट में बहुत सारे, वो अल्टीमेटली सेल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से सेल की फंक्शनिंग जो है वो इम्पैक्ट होती है. एंड अल्टीमेटली जब फंक्शनिंग इम्पैक्ट होगी, एंड दैट इज व्हाट इज द बायोलॉजिकल एजिंग, राइट? बायोलॉजिकल एजिंग तो तभी होती है. सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द वेरी बेसिक. आप जब बात करते हो फ्री रेडिकल्स की, सो व्हाट आर दीज फ्री रेडिकल्स? हमें पता है कि देयर इज़ अ नॉर्मल एटम के कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू सम रीजंस अगर लॉस हो जाते हैं, सो इन दैट केस यू कॉल दैट पर्टिकुलर एटम एज फ्री रेडिकल. यानी कि जो एटम पहले नॉर्मल एटम हुआ करता था, वो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक फ्री रेडिकल बन के रह गया है, राइट? So now what will happen? These free radical can be found in various places in and around us. जैसे कि आपको UV लाइट में ऐसे फ्री रेडिकल्स देखने को मिलेंगे, एयर पोल्यूशन में आपको फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, आपको स्मोकिंग में भी फ्री रेडिकल्स देखने को मिलेंगे, एंड देयर आर लाइक वेरियस अदर ऑप्शंस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दी फ्री रेडिकल्स. अब अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल्स है ये आपको इन्वायरमेंट से मिले, देन जो आपके बॉडी, लाइक बॉडी इज ऑल्सो कंटेनिंग लॉट मेनी एटम्स, राइट? सो आपके बॉडी के जो सेल्स है वहाँ पे जो हेल्दी एटम्स होंगे, ये जो फ्री रेडिकल्स है ऑक्सीजन वाले, ये उनसे जो उनके हेल्दी एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चुराना चाहेंगे टू गेट रिप्लेनिश्ड विद द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन. कैन यू सी? इनके पास ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है, अब ये सोच रहे हैं कि इनका वाला ले लेते हैं, देन मेरा काम तो पूरा हो गया, और बाकी हेल्दी सेल का, हेल्दी एटम का क्या होता है? आई डोंट रियली केयर. और अगर ये इसको लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन दिस हेल्दी एटम विल सफ़र. If this atom will suffer, ultimately the cell will suffer, and if cell will suffer, the functionality of the cell will suffer, right? So who can come to the rescue? These antioxidants. ये जो antioxidants है, they can come as a rescue, and they can donate like one of the required oxygen का जो atom है वो इसको इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ये एंटीऑक्सीडेंट इनको देगा, so that instead इनको चोरी चकारी ना करनी पड़े, right? So this is also being explained out here. तो this is for the understanding purpose. But पूरी ओवरऑल अगर बात करें कि फ्री रेडिकल थ्योरी क्या होती है, तो वो यही होती है. इट्स लाइक क्वाइट सिंपल इन इटसेल्फ, राइट? देन क्लिंकर थ्योरी बेसिकली अपने आप में एक थ्योरी ना हो, इट्स लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस अदर थ्योरीज दैट वी हैव रेड. सोमैटिक म्यूटेशन, फ्री रेडिकल और क्रॉस लिंक, ये जो तीनों थ्योरीज हैं इनको तीनों को मिला के क्लिंकर थ्योरी बन रही है. देन वियर एंड टियर थ्योरी भी बहुत लाइक ईजी सी है. यू कैन कंसीडर योर बॉडी लाइक अ मशीन, और एक मशीन को जैसे आपको हमेशा ऑयलिंग करनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, सो दैट इट कीप्स ऑन फंक्शनिंग वेल. एंड इवन दो अगर आप उसकी कितनी भी देखभाल कर ले, कुछ भी कर ले, एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे आके चाहे आप उसकी लाइक शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, बट यू जस्ट कैन नॉट मेक इट लाइक क्वाइट
फ्री फ्रॉम ऑल दी डैमेजेस, राइट। तो एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसका समय आएगा वो तो डीजेनरेट होगा ही होगा, लेकिन हाँ आप उसकी लाइफ बढ़ा सकते, लाइफ स्पैन आप बढ़ा सकते हैं बाय टेकिंग केयर ऑफ इट, राइट। तो ये वियर एंड टियर थ्योरी भी वही कहती है कि आपकी जो बॉडी है दैट इज लाइक अ मशीन एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस मशीन टू मेक इट फंक्शन वेल, राइट। और ये फंक्शनिंग वेल कैसे हो सकता है, अगेन मेंटेनिंग अ गुड लाइफ स्टाइल, डूइंग एक्सरसाइजेस दैट विल हेल्प यू कीपिंग इन योर बॉडी like बेटर लाइक इन अ बेटर पोजिशन फ्रॉम द वियर एंड टीयर, क्योंकि वियर एंड टीयर है वो तो होगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते, राइट। सो अगेन जो मैं शुरू में आपको बोल रही थी कि ज़्यादातर आप अगर क्लासिफिकेशंस देखेंगे ना तो प्रोग्राम थ्योरी जो हमने ये तीनों तो पढ़ी है वो है ही, और एरर थ्योरी के अंदर ये सारी डाल देते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ट्राई टू फाइंड इट आउट, लेकिन कोई एक बहुत ऐसा सॉलिड मुझे कहीं पे भी नहीं मिला जहाँ पे ये सेग्रीगेशन बहुत अच्छे तरीके से हो, ठीक है। तो नो वरीज विद दैट कि कौन सा सेग्रीगेशन किसके अंदर है, आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे जितने भी सेग्रीगेशंस देखे हैं ना वो आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। आई इंक्लूडेड दिस बिकॉज बाद में जाके कहीं कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट ब्रॉडर कैटेगरी इज योर साइकोसोशल थ्योरीज। सी साइकोसोशल थ्योरीज जैसे कि आपके बायोलॉजिकल थ्योरीज है वो तो इस पर्सपेक्टिव बात करती है कि बायोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं so that the aging happens. So now when you know that aging is inevitable, biologically वो inevitable है, वो तो होना ही होना है, so that is how all these psychosocial theories comes into picture, because they can tell like how the successful aging can take place. क्योंकि aging हो या like at least if you have not experienced aging till now, आपने एडोलेसेंस एक्सपीरियंस किया है, लाइक नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द मच मैच्योर फेज ऑफ योर लाइफ, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि कैसे आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती हैं, देर आर लाइक वेरियस कन्फ्यूजन्स, वेरियस अदर थिंग्स गोइंग इनसाइड यू, राइट। सो उसी तरीके से जब लोग भी बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, देर आर लाइक वेरियस अदर चेंजेस दैट इज गोइंग इनसाइड देयर माइंड, related to their own friends, related to their own family, and how do they adjust to it and maintain a kind of an balance in their life. That is what is being like talked about in the psychosocial theories, right. So इसके मेजरली आपको तीन साइकोसोशल थ्योरीज देखने को मिलेंगे। वन इज योर डिसएंगेजमेंट, एक्टिविटी एंड कंटिन्यूटी। सो बेसिकली जो डिसएंगेजमेंट है ये अपने आप में लाइक इट्स वन, और ये जो एक्टिविटी और कंटिन्यूटी है इट्स लाइक काइंड ऑफ एन अपोजिट टू दिस डिसएंगेजमेंट थ्योरी। अब ये डिसएंगेजमेंट थ्योरी क्या कहता है सबसे पहले देख लेते हैं। सो यू नीड टू नो लाइक हु गेव दीज थ्योरीज, बिकॉज सिंस दे आर लाइक रिलेटेड टू द साइकोलॉजी एंड समथिंग, सो एटलीस्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि किन्होंने प्रपोज किया, हु वाज द साइकोलॉजिस्ट हु प्रपोज दिस। सो दिस वाज प्रपोज बाय कमिंग एंड हेनरी इन 1961. So as it is written कि it stands in contrast with the role theory and the activity theory. So हम आगे देख लेंगे ये role theory, activity theory सारी क्या होते हैं। So the disengagement theory say कि once or the person started growing older, or once the person started aging, so वो दूसरे जो उनके आसपास के friends होते हैं, जो उनके relatives होते हैं, basically जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके साथ उन्हें डिसएंगेज करना चाहिए, so that कि वो अब उनके तरीके से काम ना कर पाने के लिए, लाइक दे आर नॉट केपेबल इनफ टू डू द वर्क इन द वे द अदर यंग पीपल आर डूइंग। सो इट्स बेटर दैट दे डिसएंगेज देमसेल्फ, सो दैट वो बेटर तरीके से अपने माहौल में एडजस्ट कर पाए, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू कोप अप विद द पीपल हु आर लाइक स्टिल इन देयर यंग एज। और ये आपको कुछ जो वेस्टर्न कंट्रीज है, एडवांस सोसाइटीज़ है, वहाँ पे देखने को मिलेगा, where the people prefer to go and stay in a old age home during their like aging period rather than staying with their family. Especially US में आपको इस तरीके का कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, because they wanted to disengage themselves. Then activity theory ये कहती है, that is given by the Robert Havinghurst in the 1960s. इनका ये मानना है कि जो activities है, social activities especially, वो continue रहनी चाहिए। Even though you started aging, even though you started growing older, you should continue and engage with the people, because it suggests that the person's self-concept is related to the roles held by that person, and the retiring may not be so harmful if the person actively maintain other roles such as familiar role, recreational, volunteer and community role. Because आपने जनरली ये देखा होगा, लोगों का ये मानना होता है लाइक आफ्टर रिटायरमेंट उनकी लाइफ, मतलब कुछ लोगों के लिए, फॉर सम पीपल दे वांटेड टू रिटायर एंड रिलैक्स, for some people retirement is something that they won't really enjoy after a point of time, क्योंकि उनको ज़िंदगी भर काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना अच्छा लगता है,
और मतलब काफ़ी एक्टिव होते हैं वो अपने जो आप कह सकते हैं वर्क में या अपनी पर्सनल लाइफ में. बट सिंस दे रिटायर तो एक तरीके का उनको ये मार्क लगा दिया जाता है, नाउ लाइक दे हैव अटेन्ड द रिटायरमेंट एज, दे शुड सिट एट देयर होम एंड नॉट एंगेज इन एनीथिंग. बट रॉबर्ट हेवनहर्स्ट का कहना है that they should engage in other things of their liking because that will help them in aging better. ठीक है, क्योंकि मेंटली भी वो साउंड रहेंगे एंड इट विल गिव देम अ काइंड ऑफ एन सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, बिकॉज आप कितने दिन तक बिना किसी कुछ काम करे के रह सकते हो, मतलब डिसंगेज कितने दिनों तक रह सकते हो. तो दैट इज नॉट लाइक काइंड ऑफ एन अपोजिट टू द डिसंगेजमेंट थ्योरी. देन द कंटिन्यूटी थ्योरी. अब कंटिन्यूटी थ्योरी भी लाइक सेम और आपके एक्टिविटी थ्योरी के ही जैसी है. सो ये दी गई थी वॉज given by the New Gatton in 1964, and it states that the personality remains the same and the behaviors becomes more predictable as the people age, and the personality and the behavior pattern developed during the lifetime determine the degree of engagement and activity in the older adulthood, and the personality is a critical factor in determining the relationship between role activity and life satisfaction. सो बेसिकली आपकी जो पर्सनैलिटी है लाइक दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, दैट विल रिमेन्स द सेम एज यू ग्रो ओल्डर. ठीक है, ऑल्दो अलग चीज़ होती है कि कुछ लोग ओल्डर होने के बाद आपको उनके पर्सनैलिटी में कोई शार्प चेंज देखने को मिल सकता है. दे माइट स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड बाय सो मैनी थिंग्स लाइक इन अ वाइल्ड. कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट जनरली आपको बहुत कॉन्ट्रास्टिंग चेंज नहीं दिखेगा. वन हु वॉज very happy to go during their young age will remain so even in their old age as well. This is your developmental theory. So basically जो developmental theories है ये इन चीज़ों से डील करती है the changes that is happening in a person's life. चूँकि we are like now talking about the aging, but even though apart from aging also there are various stages of our life development stages, right? जहाँ पे आप बच्चे से थोड़े adolescents होते हैं, फिर उससे थोड़े और बड़े होते हैं, तो हर एक स्टेजेस पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस के साथ आप कैसे कोप अप करते हो दैट डिफाइंस कि आपके आगे की आने वाली लाइफ कैसी होने वाली है. तो सेम गोज विथ एजिंग एज वेल. तो इसके अंदर जो तीन मेन थ्योरीज हम देखेंगे दैट इज योर एरिक्सन, हेवनहर्स्ट एंड पीक्स थ्योरी. सो एरिक्सन थ्योरी इफ यू कैन रिमेंबर हमने ये वाला चार्ट पहले भी देखा हुआ इन दी प्रीवियस लेक्चर. सो अगर हम इसमें यहाँ पे सीधा बात करें, ऑल्दो एरिक्सन ने हर एक स्टेजेस के लिए अलग अलग चीज़ें बताई थी, बट अगर हम ओल्डर एडल्ट्स की बात करें जो कि आपके एजिंग से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं लाइक मोस्टली लास्ट स्टेज. सो इस स्टेज में कहा जाता है कि इफ़ देयर इज़ समथिंग जो मान लीजिए आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे एंड द पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल दैट, सो इट माइट हैपन कि उनको लगेगा कि यार उनकी लाइफ तो पूरी बेकार थी, राइट? और वो जो अपनी एजिंग प्रोसेस है वो उनके लिए और भी डिफिकल्ट हो सकती है. बट फॉर सम पीपल इट माइट हैपन दैट दे आर लाइक काइंड ऑफ एन वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ. कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि अच्छा ज़िंदगी में जो पाना था वो हमने पा लिया, लाइक वी हैव सीन एवरीथिंग दैट वी वांटेड टू, सब चीज़ अच्छे से हो गया, बच्चे सेटल है, लाइक उनका अपना घर है, दे आर लाइक वेल सेटल्ड फाइनेंशियली, किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है. तो सो सच अ थिंग्स हैपन. और वैसे लोग आपको काफ़ी सेटिस्फाइड दिखेंगे मे बी अनटिल अनलेस दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एन लाइक सीरियस डिजीज इलनेस. बट कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन देयर ओल्ड एज एज वेल. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसी सिचुएशन से आप कैसे कोप अप करते हो दैट इज़ बीइंग डेल्ट विद दीज थ्योरीज. नाउ पीक्स थ्योरी क्या कहती है कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी ट्रांसडेंस वर्सेस बॉडी प्री ऑक्यूपेशन. तो इस फेज में क्या होता है कि आप अपनी लाइफ को जब तक इंजॉय नहीं करोगे, सेटिंग अपार्ट की आपको बहुत सारे फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं. लाइक आपको आई डोंट मीन, बट हाँ जो लोग एज कर रहे होते हैं उनको बहुत सारे फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं. दे माइट नॉट बी एबल टू मूव वेरी प्रॉपरली, उनको मोबिलिटी में इशू हो सकता है. बट इट माइट हैपन कि जो उनके ऑफकोर्स उस टाइम तक जो लोग एजिंग कर रहे होते हैं, एजिंग वाले एज में होते हैं, तो दे हैव देयर ग्रैंड चिल्ड्रंस विद देम, राइट? तो हो सकता है उनको ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए कुछ करना हो एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू डू दैट. लेकिन अगर वो अपनी सारी परेशानियों को भूल के और ये सारे जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स है इसको भूल के अगर वो अपनी लाइफ को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, सो देन इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू लीड देयर लाइफ, बिकॉज वंस दे हैव बीन कंसंट्रेटेड अपॉन दैट कि अच्छा मैं तो चल नहीं पा रही, अच्छा मैं तो चल नहीं पा रहा, अब मेरे ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, देन अल्टीमेटली फिर उनका पूरा का पूरा बुढ़ापा उसी तरीके से बीतने वाला है, राइट? दूसरा है आपकी ईगो ट्रांसडेंस वर्सेस ईगो प्रीऑक्यूपेशन. सो दिस फेज इज कंसर्न विद द ओल्डर अडल्ट एबिलिटी टू फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन रादर देन ऑन वंस ओन इनएविटेबल डेथ. अब आपने कुछ लोगों को ये भी देखा होगा कि उनको मौत से बहुत डर लगता है एंड दे स्टार्टेड लाइक जस्ट थिंकिंग अबाउट इट ओनली कि अच्छा अब तो मर ही जाना है, अब तो मर ही जाना है. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं दोज हु वांटेड टू एंजॉय देयर लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, स्पेशली इन देयर
later stages. तो इस तरीके की अगर जो सिचुएशन होती है, they are like better able to cope up again with their aging, right? So ये सारे के सारे प्रोसेस आपको ये बता रहे हैं कि how you can definitely cope up with your aging process in a well or a better way, right? Then your last is your Havengust theory. अब ये Havengust theory क्या कहती है? It was given by Havengust in 1968. So it details the process of aging and defines specific tasks for the late life, including adjusting to the decreased physical strength, health, adjusting to retirement and decreased income, adjusting to the loss of spouse, establishing a relationship with one's age group, adapting to social role in a flexible way, and establishing the satisfactory living arrangement. So basically अब ये बोल रही है कि जो आप जब आप एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हो तो देयर कैन बी लाइक मेनी अदर थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू, एंड हाउ डू यू एडजस्ट एंड कोप अप विद दैट अगेन इज गोइंग टू डिटरमाइन कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है. एज यू कैन सी इन्होंने अलग अलग लाइक टाइम फ्रेम के लिए, अलग अलग एज रेंज के लिए बताया था कि उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टास्क होते हैं विद whom यू हैव टू एडजस्ट. कई बारी आपको हेल्थ डिटोरिएशन शुरू हो जाता है, और रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मन नहीं लगता बिकॉज दे आर सो यूज टू वर्किंग. कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं व्हेन यू हैव टू एडजस्ट टू द लॉस ऑफ स्पाउस. जिंदगी भर आप एक दूसरे के साथ हैं, एंड अल्टीमेटली लाइक द वन ऑफ देम गोज अवे, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन टू गेट एडजस्टेड टू इट, बिकॉज हो सकता है आपको जिस तरीके का अफेक्शन अपने स्पाउस के साथ था और जो आपकी अरेंजमेंट्स उनके साथ थी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फिर विद एनी वन एल्स, राइट? सो आप इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल फील करने लगते हो, एंड दीज आर द थिंग्स इफ़ यू लाइक काइंड ऑफ एन एडजस्ट टू इट, it can be like any of the way. कुछ लोग ऐसे होते हैं those who found like the spiritual way to cope up with all these challenges, right? कुछ लोग ऐसे होते हैं that get engaged with some of the other activities in helping other people, और कुछ लोग ऐसे होते हैं those who just wanted to like go with the flow of the life. तो अलग अलग तरीके के अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन दी पीपल लाइक नेचर, कि उनका नेचर किस तरीके का रहा है, वो उस तरीके से इन सारे प्रोसेसेस से कोप अप करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दी theories of aging, right? Quick value addition देख लेते हैं, that is your Hayflick limit. Again, if it comes as a question in the examination, तो आपको ये पता होना चाहिए actually ये है क्या, because since now we are studying about the cellular aging, so this is the cellular aging का concept only. तो ये वही चीज़ें कहता है जो हमने biological clock में पढ़ा था, कि there is a certain limit for a cells to divide, because एक सेल जब डिवाइड होता है and dividing like further, तो ultimately एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन द सेल हैज़ टू स्टॉप डिवाइडिंग, बिकॉज उस टाइम तक जो टेलोमियर्स है वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे, और जब टेलोमियर आपका पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है, उसके बाद अगर सेल डिविजन होगा भी, मतलब बाई चांस अगर होता भी है, तो देन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन गेट लॉस्ट. ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे, जनरली क्या मतलब, इट्स द फैक्ट कि आपका टेलोमियर डिसइंटीग्रेट या टेलोमियर पूरी तरह से लॉस्ट हो जाने के बाद सेल डिविजन नहीं होता है, इट स्टॉप. That is you call the senescence cell, right? And ultimately the senescence cells हो जाने के बाद धीरे धीरे the person की जो पूरी body है it stops functioning and ultimately death occurs. ठीक है, तो ये 3 phases की बात करता है, कि एक पहला phase जब आपका cell division बहुत rapid process में होगा, दूसरा जब थोड़ा slow होगा, और तीसरा जब सेल पूरी तरह से डिवाइड करना बंद कर देगा और senescence होगी और सेल डेथ हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस कंसेप्ट. सो आप बस सेल एजिंग आपको याद रखनी है और सेल डिवीजन वाला कंसेप्ट याद रखना है, देन आप अल्टीमेटली ये याद रख पाएंगे. बस एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, पार्ट 2 ऑफ टॉपिक 10. थैंक यू सो मच.